आज हम राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत नींव है जिसने निरंकुश शासन को जड़ से हिला दिया था। तो आइए समझते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में शुरू हुए इन छोटे संघर्षों ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे दिया। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि प्रजामंडल आंदोलन आखिर था क्या, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके प्रमुख नेता और प्रजामंडल कौन-कौन से थे, इसका क्या असर पड़ा और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी तथ्यों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले सवाल पर, आखिर ये प्रजामंडल आंदोलन था क्या? देखिए, आमतौर पर जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ अंग्रेजों का विरोध आता है ना? पर यह आंदोलन बिल्कुल अलग था। ये पूरी तरह से एक जमीनी लड़ाई थी जो सीधे तौर पर अपने ही क्षेत्रीय राजाओं की मनमानी और उनकी असीमित सत्ता के खिलाफ लड़ी जा रही थी। लोग अपने हक और एक जिम्मेदार सरकार की मांग कर रहे थे। अगर हम उस वक्त के हालात का मुकाबला इस आंदोलन के विजन से करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ थे अत्याचारी राजा, उनके लगाए गए भारी टैक्स और बेगार यानी बिना पैसे के मजदूरी करवाने जैसी अमानवीय प्रथाएं, और दूसरी तरफ थी प्रजामंडल की उम्मीद, जहां लोगों को नागरिक आज़ादी चाहिए थी, उन्हें अपने अधिकार चाहिए थे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सरकार जो उनके प्रति जवाबदेह हो। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इस आंदोलन के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या थे। इस आंदोलन का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ राजनीतिक अधिकार पाना नहीं था। हालांकि एक जवाबदेह सरकार बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक शोषण पर भी सीधा प्रहार किया। चाहे वो बेगार प्रथा हो, राजाओं के अत्याचार हों या आम जनता पर थोपे गए ऊंचे टैक्स, इन सब का खुलकर विरोध किया गया। और हाँ, इसने देशी रियासतों को चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम भी किया। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा संघर्ष बिल्कुल अहिंसक था। इसे पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रखा गया था। इसी वजह से इसने आम जनता के अंदर, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच, एक जबरदस्त राजनैतिक चेतना जगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इस संघर्ष के मुख्य चेहरे और प्रमुख प्रजामंडल कौन से थे। ये राजनीतिक लहर कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक सिलसिला था। ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत होती है 1931 में जयपुर प्रजामंडल से। फिर 1934 तक ये आग मारवाड़ तक पहुंची और आगे बढ़ते बढ़ते 1938 तक मेवाड़ प्रजामंडल ने भी अपनी मजबूत जगह बना ली। हर इलाके की अपनी एक अलग आवाज थी। जयपुर की बात करें तो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जी ने लोकतांत्रिक अधिकारों का झंडा उठाया। वहीं मारवाड़ यानी जोधपुर में जय नारायण व्यास शोषण के खिलाफ सामने आए और 1938 में मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा ने अत्याचारों को चुनौती दी। इसके अलावा भी बीकानेर में मघाराम वैद और कोटा बूंदी में किसानों ने अपने हकों के लिए इस चिंगारी को आगे बढ़ाया। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, इस पूरे आंदोलन का प्रभाव और इसका ऐतिहासिक महत्व। इन स्थानीय प्रयासों का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ राजाओं का विरोध ही नहीं किया, बल्कि आने वाले लोकतंत्र के लिए एक ठोस नींव तैयार कर दी। लोगों को पहली बार अपने नागरिक अधिकारों का एहसास हुआ। यही वो नींव थी जिसने आगे चलकर राजस्थान की रियासतों के एकीकरण को आसान बनाया और कहीं न कहीं इसने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को भी दोगुनी ताकत दी। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, आइए जल्दी से कुछ सबसे जरूरी तथ्यों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, पूरे राजस्थान में फैले इस प्रजामंडल आंदोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? इसका सीधा सा जवाब है एक उत्तरदायी यानी जवाबदेह शासन की स्थापना करना, ताकि राजशाही की मनमानी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब याद करने की कोशिश कीजिए, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में चलने वाले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस साल हुई थी? बिल्कुल सही, ये साल था 1938, जब ये राजनीतिक लहर अपने पूरे उफान कर थी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, मारवाड़ क्षेत्र, विशेष रूप से जोधपुर में शोषण के खिलाफ लड़ने वाला मुख्य चेहरा कौन था? वो थे जय नारायण व्यास, जिन्होंने मारवाड़ आंदोलन को एक नई दिशा दी। इन सभी अहिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे आखिर किस विचारधारा की सबसे बड़ी ताकत थी? ये पूरा आंदोलन गहराई से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था,
जिसने शांति के रास्ते पर चलकर इतना बड़ा बदलाव ला दिया। और आखिरी सवाल, वो कौन सा आंदोलन था जिसने आधुनिक राजस्थान में लोकतंत्र की आधारशिला रखी? बिना किसी शक के वो प्रजामंडल आंदोलन ही था जिसने आज के इस लोकतांत्रिक ढांचे का रास्ता साफ किया। जाते जाते एक आखिरी विचार, जरा सोचिए, अलग अलग रियासतों में शुरू हुए ये छोटे छोटे स्थानीय संघर्ष किस तरह आपस में जुड़े होंगे कि उन्होंने उस अखंड और लोकतांत्रिक समाज को आकार दे दिया जिसे आज हम आधुनिक राजस्थान कहते हैं। ये वाकई इतिहास का एक बेहद रोचक पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।